गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग का स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का फिजिक्स। और फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में उसे भौतिक जगत कहते हैं, उसके बारे में ये कंप्लीट रूप से आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर आप इसे कह सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज ए साइंस एंड व्हाट इज ए फिजिक्स, एंड आपको 11th क्लास में फिजिक्स का कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, फिर 12th में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स को कितने पार्टों में बांटा गया है, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करें। अगर ये वीडियो अगर आप स्किप कर रहे हो, थोड़ा सा भी अगर आप मिस करेंगे, तो आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट रूप से देखें। एक वीडियो में मैं पूरे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं और आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है। तो साइंस को हम लोग कहते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा इच्छुक होता है हर चीज को नॉलेज मतलब हर चीजों का नॉलेज लेने के लिए, हर एक चीजों का नॉलेज लेने के लिए इंसान बहुत ज्यादा इच्छुक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइंस है, यानी कि जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका आप क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज आप जिस सब्जेक्ट में ले रहे हो उसी को आप साइंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो साइंस हमारा है, ये साइंस वर्ड हमारे लिए, ये साइंटिया जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये साइंटिया से लिया गया, जो लैटिन है, लैटिन वर्ड है, ये साइंटिया से लिया गया। और इसका मतलब ये होता है कि टू नो या नॉलेज, यानी कि ज्ञान और जानना। ठीक है, चलिए तो साइंस का डेफिनेशन आप इसको क्लियर कर लीजिए कि साइंस में, साइंस का जो शब्द है ये साइंटिया से लिया गया, और साइंटिया जो है एक लैटिन भाषा है और इसका मतलब ये होता है कि टू नो या नॉलेज। चलिए सेकेंड चीज, यहां पे कुछ आपको ये जो दिख रहा है ना, अजीबो गरीबो वर्ड दिख रहा है जिसे हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ये क्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना, ये मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चलिए यहां देखिए, ये फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, फिर सिग्मा कुछ एन टाइप का दिख रहा है। ये जो वर्ड है ना, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 15th सेंचुरी में फिजिक्स को ऐसा ही लिखा जाता था। ठीक है, फिजिक्स को जिसे हम लोग कहते थे नेचर, फिजिक्स को हम लोग नेचर, और फिजिक्स ही नेचर को ही फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारे लिए ये 15th सेंचुरी में फिजिक्स को ऐसे लिखा जाता था। और इस शब्द का नाम है फ्यूसिस, जो कि ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेचर या नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, नेचर या नेचुरल फेनोमेना। फिर फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे फेनोमेना को एक लॉ से पढ़ लें। फिजिक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारा लॉ होता है। ठीक है, उन सारे लॉज को एक किसी भी लॉ से अगर उसको यूनिफाई कर लेंगे हम, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिजिक्स क्या होता है, इजी होता है। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है कि लॉज एंड प्रिंसिपल। इसमें हम लोग जानेंगे लॉज एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स, फिजिक्स में लॉज और प्रिंसिपल का। और ये जो हमारा फिजिक्स है क्या है, डायनेमिक कहलाता है। फिजिक्स हमारे लिए डायनेमिक है। जबकि एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कि मैथमेटिक्स इज अ क्वीन ऑफ फिजिक्स। अब आप इस पे बात करेंगे कि सर ये कैसे हो गया कि मैथमेटिक्स फिजिक्स की रानी कैसे हो गई। तो भैया आप जानिए कि ये, सॉरी यहां से दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां पे आइए, ऐसा कुछ शेप आपको मिलता है, ये कुछ शेप मिलता है, ऐसा कुछ शेप मिलता होगा। फिर आपने मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा शेप पढ़ा है, ये क्या है आपके लिए, आप बताइए कमेंट में। ठीक है, तो ये जो शेप है ये मैथमेटिक्स का है,
बट ये जो भी चीज लिया गया ना ये फिजिक्स से लिया गया है, इसीलिए हम कहते हैं, हम नहीं करें इसको मान लेते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स जो होता है ये फिजिक्स का क्वीन हुआ करता है। ठीक है, छोड़िए इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिक्स तो हम यहाँ पे बता चुके कि फिजिक्स क्या होता है। जो चीज यहाँ पे हम एक लाइन में आपको बता चुके हैं कि बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी कि फिजिक्स जो होता है हमारा बेसिक लॉ ऑफ नेचर होता है, या हम यहां कह सकते हैं कि लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, वैसा लॉ जिसमें हम लोग पूरे भौतिक जगत के बारे में एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा फिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और ये बेसिक चीज है, ये कोई कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कुछ नहीं है। बस आपको जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना साइंस का, जब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। अब स्कोप से इसको कह सकते हैं कि औकात, तो ये औकात थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक का प्रयोजन, भौतिक का प्रयोजन। अब ये सीधा सीधा आप कहिए ना कि फिजिक्स को आप बांट रहे हैं, आप कहिए कि सर आप फिजिक्स को बांट रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं स्कोप क्या है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का स्कोप कहने का मतलब यह है कि हम लोग फिजिक्स को दो पार्टों में बांटते हैं। ठीक है, फिजिक्स जो हमारा है दो पार्ट में बढ़ चुका है। एक तो है हमारा मैक्रोस्कोपिक, जिसे हिंदी में हम स्थूल कहते हैं, एंड दूसरा हमारे लिए होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक है इसका जो नाम है क्लासिकल फिजिक्स नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हिंदी में चित्रस्मत भौतिकी कहते हैं। ठीक है, चित्रस्मत भौतिकी कहते हैं, ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि सूक्ष्म, जिसको आप बहुत सुने हो ना कि माइक्रोस्कोप से हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं, वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारा नाम आपने सुना होगा। तो वहीं यहाँ पे सेकेंड में माइक्रोस्कोप यानी कि छोटा सूक्ष्म के बारे में। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स का क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, क्वांटम एंड मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो आप सीधे सीधे कहिए कि फिजिक्स को दो पार्टों में बांट दिया गया। भाई इसकी क्या जरूरत थी, फिजिक्स को दो पार्ट में, ये बेचारा कितना सिंगल अपना अकेले जिंदगी जी रहा था, तो उसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। तो दो पार्ट में बांटने का भी रीजन है, दो पार्टों में बांटने का रीजन है कि इसका भी बहुत सारा पार्ट आपको 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी पढ़ना है। इसका जो पार्ट है खास करके हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। तो ये बंटवारा करने से समझ में आ गया कि अभी जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको आप पढ़िए इस पार्ट में, सेकेंड ईयर का सिलेबस इसमें पढ़िए, और फर्स्ट ईयर में इसमें भी आपको सेकेंड ईयर का कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो अभी इतना मैंने जो चीज भी बताया है ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट इसमें सभी का सभी चीज आपको हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। इसमें जो भी टॉपिक आएंगे इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करें। तो चलिए, इसमें अभी हम लोगों ने देखा था कि स्कोप ऑफ फिजिक्स का दो पार्ट है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का अब हम फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक, या जिसका नाम था क्लासिकल फिजिक्स, इसका नाम हिंदी में क्या था, स्थूल, स्थूल इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल में चार पार्ट में बांट दिया गया। एक फर्स्ट जो पार्ट है मैकेनिक्स है, दूसरा हमारा है थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड नंबर जो हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड फोर्थ नंबर जो हमारा है ऑप्टिक्स। अब आइए इसको हम इसमें मैकेनिक्स में देखते हैं कि मैकेनिक्स में एक्चुअल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स में, फिर आपको ऑप्टिक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स में हम लोग कार का मोशन पढ़ेंगे, कार का मोशन। उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में, जिसे आप हिंदी में जड़त्व कहते हैं। फिर
इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है फोर्स के बारे में, बल के बारे में, उसके बाद में रॉकेट के बारे में, देन उसके बाद में साउंड वेव, उसके बाद में व्हील रोटेशन, और भी बहुत सारा टॉपिक होगा। बट अभी मैकेनिक्स में जो चीज मैं लिखा हूं आपको ये फिजिक्स में 100% आपको पढ़ना है, वो भी इस बार 11th क्लास में। और ये हमारा जो होगा 11th क्लास का ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आता है सेकेंड नंबर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से ही समझ में आता है कि थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है कि गति, यानी कि उष्मागतिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उष्मागतिकी में सबसे पहला जो आएगा हमारा क्या होगा, हीट के बारे में पढ़ना होगा, हीट का डिस्कशन। देन इसी चैप्टर में इसी में पढ़ेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर, देन टेम्परेचर, यानी कि इससे हमको बहुत सारा चीज क्लियर होते जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का नाम आते के साथ हमारे दिमाग में आएगा हीट। रेफ्रिजरेटर के बारे में, रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे हम लोग वर्क कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में हीट इंजन, इसमें भी और टॉपिक हो सकता है। फिलहाल आप इस चारों को याद रखिए कि हमें 11th क्लास में इसको भी पढ़ना है। तो 11th क्लास का जो ये मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा जो है 11th क्लास का फिजिक्स का मेन पार्ट है, और इसको हम लोग को पूरा एकदम डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें 12th क्लास का और भी पार्ट्स जो होगा फिजिक्स वो समझ में आएगा। देन थर्ड नंबर हमारा आ रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि विद्युत गतिकी, इसी में पढ़ना है हम लोग चार्ज पढ़ना है। फिर करंट का बात इसी में करेंगे, आप 10th क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद में एसी एंड डीसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट का बात कर रहा है ये, ठीक है। देन उसके बाद में फील्ड, अब ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड चीज है ये फील्ड, वो खेलने वाला आपका खेल का मैदान वाला फील्ड नहीं है। अचानक से 10th से 11th में आए हो तो इस चीज को आप वो खेलने वाला फील्ड मत समझ लेना। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, फिर इसी में पढ़ेंगे हमारा मैग्नेट, चुंबकत्व, उसके बाद में रेडियो वेव, देन और भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है 12th क्लास का पार्ट, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। देन उसके बाद में आता है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स भी हमारा है 12th क्लास का ही टॉपिक। यानी कि देखिए अब आपको इजी लगने लगेगा, ऐसा लग रहा था कि सर अभी माइक्रोस्कोपिक को भी आप इतना पार्ट्स लिख दिए हैं और ये 11th क्लास में पूरा का पूरा पढ़ना है। नहीं भाई, 11th क्लास में इसको नहीं पूरा पढ़ना है। 11th क्लास का दो टॉपिक है, दो टॉपिक जो कि मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को आप पढ़ेंगे, उसके बाद में 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा ये दोनों को। लेकिन इसके बाद जो हमारा माइक्रोस्कोपिक का पार्ट है ना, वो टोटल का टोटल 12th क्लास का ही पार्ट है। तो ध्यान रहे कि 11th को अच्छा से करेंगे तभी जाके हम इसको क्या करेंगे, इस वाले से इसको जब रिलेट करेंगे तब जाके हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो देखिए ऑप्टिक्स में कौन सा टॉपिक है, लाइट है, वेव है, मिरर्स है, लेंसेस के बारे में। अब ये देखिए ये सारा का सारा चीज आप 10th क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोप, ये देखिए आई डिफेक्ट्स, उसके बाद में डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसके बाद में रेनबो, देन टेलीस्कोप। यानी कि जितना भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंटरेस्टिंग है, ये एकदम मजेदार है, जो कि हम लोग 12th क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें 11th में मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का बात करना है। अब देखिए ये माइक्रोस्कोपिक का बात हो गया, अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको पूरा आप कंप्लीट रूप से लिख कर रखें क्योंकि आपको ये बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। तो अब जो सेकेंड नंबर है ये हमारा है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स में ये भी हम इसे 12th में ही पढ़ेंगे, ये हमारे लिए 12th का ही पार्ट है। तो क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग को एटम्स के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर जो होता है वो कैसा होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सरे के बारे में, एंड देन सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर तो आप समझ ही रहे हैं कि आज सेमीकंडक्टर की वजह से हमारे घरों में जो ये जो रोबोट आपके यहाँ काम कर रहे हैं, रोबोट, ये सेमीकंडक्टर का ही देन है, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स के बारे में
और उसके बाद में बात करेंगे हम एलईडी के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। ठीक है। एक और बात, अगर हमसे पूछा जाए कि चाहे आप ही से कोई पूछ रहा है कि फिजिक्स को हम लोग एक्चुअल में सर अगर नॉर्मल भाषा में बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो जो अभी हमारा साउंड आप तक पहुंच रहा है ये क्या है? ये जो साउंड हमारा आप तक जो जा रहा है या जो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये फिजिक्स है। जो साउंड हमारा निकल रहा है, जो रात हो रही है, दिन हो रहा है, जो बरसात हो रहा है, जो हमारा वो इंद्रधनुष बन रहा है, ये सब क्या है? ये फिजिक्स का नेचर ही तो है। ये जो लाइट अभी रिफ्लेक्ट होकर हमारे फेस पे आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो इस स्क्रीन पे जा रहा है, जो आप अपने लैपटॉप और मोबाइल में देख रहे हो, ये क्या है? ये सब फिजिक्स का नेचर है। ठीक है। तो फिजिक्स को आप बिल्कुल कोई भी पूछे तो आप इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जो फिजिक्स का जो स्कोप था, यानी कि फिजिक्स को जो दो पार्ट में हम लोग बांटे थे, वो कौन कौन सा था? तो फर्स्ट वाला था हमारा मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में एंड मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों में जितना भी टॉपिक आपको डिस्कशन करना है, मैं सभी चीजों को इसमें लिख दिया हूं। अब आप इसे नोट डाउन कर लें और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। चलिए आइए, अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अब हम लोग को जानना है, जो कि फर्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन और सेकेंड हमारा है रिडक्शनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, यूनिफिकेशन से समझिए। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे फेनोमेना को किसी एक लॉ से डिफाइन कर सके। बहुत सारे फेनोमेना को किसी एक लॉ से हम लोग उसको डिफाइन कर सकें, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। किसी एक लॉ से यूनिफाई कर लें, यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 1 + 1 मिला के ये 2 होता है। ठीक है। यानी कि ये एक हमारे लिए लॉ हो गया, दूसरा लॉ ये हो गया। इन दोनों को मिला के हम किसी एक से डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हम 2 = 1 + 1 लिखें या 1 + 1 = 2 लिखें। ठीक है। दोनों का जो हमारा आंसर होगा सेम होगा, बट यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए कि 1 + 1 = 2, यानी कहने का मतलब बहुत सारे फेनोमेना को हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी सिंगल लॉ से डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस अप्रोच कंसीडर ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फेनोमेना एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन रहा। अगर यहाँ पे हम लोग समझें कि देखिए, अब अभी हम बात किए थे ना कि किसी एक लॉ से, तो अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बात करें, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का बात करें, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से आपको तो ये पता है ना कि एप्पल फॉलिंग, यानी कि जो चीज़ें हमारे यूनिवर्स में ऊपर से नीचे आ रहा है, उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? ग्रेविटी के अंदर। अगर मून का रिवॉल्यूशन हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्रेविटी पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। ये पेंडुलम का स्विम होना, ये हमारे लिए कोई एक पेंडुलम है, अगर ये स्विम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तब हमारा ये पेंडुलम स्विम हो रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग कितने फेनोमेना को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप देखिए कि सबसे फर्स्ट में हम लेंज लॉ, जो कि मैग्नेटिज्म कहलाता है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में, एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ जो कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ने को मिलेगा, एंड देन बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कि हमारा फ्लूइड में मिलेगा। तो इन सभी का अगर हम चाहें तो एक सिंगल लॉ से, इससे सिर्फ और सिर्फ इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिफाई कर सकते हैं। और इसको यूनिफाई करना होगा इन तीनों को, तो हम इस वाले लॉ से, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इसे यूनिफाई कर सकते हैं। और इनको यूनिफाई करना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी से यूनिफाई कर लेंगे। ठीक है, बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात है कि मैक्सवेल ने भी 4 इक्वेशन दिया था। ठीक है, इसमें मैक्सवेल ने भी 4 इक्वेशन दिया, और मैक्सवेल ने कौन कौन सा इक्वेशन दिया था कि ये सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, जिसे हम लोग EMI बोलते हैं शॉर्टकट में, और एक और इसमें इन्होंने दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि मैक्सवेल का 4 ये, उसके बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को के माध्यम से हम लोग चाहें तो यूनिफिकेशन का पूरा कहानी बना सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, इससे समझिए अगर सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखिए, अचानक से 10th से 11th में आना और यहाँ पे थोड़ा सा नई जो चीज़ मिलती है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इसको बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाइए, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि देखिए हमने क्या बोला था कि बहुत सारे लॉ को किसी एक लॉ से, बहुत सारे लॉ को किसी एक लॉ में हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे, यूनिफाई करेंगे, वही हमारा यूनिफिकेशन कहलाएगा। यानी कि 1+1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, यानी कि एक ये लॉ हो गया, एक ये लॉ, और ये दोनों लॉ मिला के किसी एक लॉ के माध्यम से हम लोग इसका स्टडी कर ले रहे हैं, तो यही हमारा यूनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो हमारा है वो है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप इसको लिख लो। इसमें जो अब हमारा सेकेंड नंबर है ये है रिडक्शन, रिडक्शनिज्म से रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन से आप समझिए यहाँ पे, वहाँ पे मैंने बात एक किया था ऐसा वाला कि 1+1 = 2, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 = 1+1 अगर लिखें, कहने का मतलब कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम लोग छोटे चीज़ों में, यानी कि कोई भी अगर बड़ा सा कोई आपके पास प्रॉब्लम है, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़कर उसे सॉल्व कर दिया जाए, वो हमारा कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ कि दिस अप्रोच इज टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, थोड़ा सा बात आप समझिए कि मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ के हम लोग छोटा चीज़ बना लें। वहाँ पे क्या था कि छोटे चीज़ों को किसी एक लॉ से हम लोग यूनिफाई कर लें। यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा चीज़ को यानी कि बड़े प्रॉब्लम को यानी कि छोटे पार्ट में बांट कर उसे हम सॉल्व करें। ठीक है, यूनिफाई कर लें, तो वो हमारे लिए रिडक्शन कहलाएगा। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और है उस पर। तो इसमें अब बात कर रहे हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी भौतिकी, प्रौद्योगिकी एंड समाज का इसमें क्या योगदान है। यानी कि फिजिक्स में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है और हमारे सोसाइटी का क्या योगदान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से हमारा सोसाइटी बनता है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से हमारा सोसाइटी डेवलप होता है। ये भी हो सकता है कि हमारे सोसाइटी से फिजिक्स बनता हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, जैसे कि स्टीम इंजन जो पुराना हो चुका है, पुराने ज़माने का जो स्टीम इंजन था, उसको अगर डेवलप कराना हो अभी न्यू जनरेशन के लिए, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ा, उसमें हम लोग को इफ़िशियंसी इंक्रीज कराने की ज़रूरत पड़ी। तो जब इफ़िशियंसी का ज़रूरत पड़ा इंक्रीज कराने का, तो उसमें इफ़िशियंसी बढ़ाने का काम किसने किया, टेक्नोलॉजी ने। तो इसमें हमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ा। जब ये हमारे लिए इफ़िशियंसी बढ़ा स्टीम इंजन में, और जब हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज किए, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, तो न्यू फिजिक्स का जो ब्रांच है उसका जन्म हुआ, और जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। और इस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे हीट के बारे में
जाना, ठीक है, बहुत सारे हीट के बारे में जाना। तो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक्स आपको मालूम है कि हम लोग को इस बार 11th क्लास में डिस्कस करना है। उसके बाद बात आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव के खोज से ये क्या हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या हुआ कि बढ़ोतरी हुआ हमारे सोसाइटी के लिए। देन उसके बाद में सेमीकंडक्टर का बात आया, तो ये सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का जो खोज है ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, जिसमें कि हम लोगों ने डायोड, उसके बाद में सिलिकॉन चिप, ये सब इसमें डेवलप किया गया, ठीक है, सिलिकॉन चिप्स का, डायोड का, जिससे कि आज हमारे पास ये सभी का सभी यंत्र दिखने को मिलता है, जैसे कि टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, रोबोट, ये सब हमारा सेमीकंडक्टर का ही देन है, ये हमारा सेमीकंडक्टर का देन है। तो ये हमारे लिए फिजिक्स का ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी से हमारा सोसाइटी वर्क किया। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर का खोज हुआ तो ये हमारे सोसाइटी से आया, और ये सोसाइटी हमारा क्या किया, फिजिक्स को और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ये हमारा टेक्नोलॉजी है ये वाला, इसे हम इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात आया जब एक्सरे का खोज हुआ। एक्सरे का जब खोज हुआ ना, तो इसमें मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विभाग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला एक्सरे के खोज से। एक्सरे के खोज से चिकित्सा विभाग में बहुत ज़्यादा मदद मिला। देन लेज़र का जब स्टडी हुआ, लेज़र के स्टडी से देखिए आज के डेट में नॉर्मल हो गया है कि लोगों के पित्त के थैली में पथरी हो जा रहा है, ठीक है। कैंसर का उपचार तो अभी कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन लेज़र का जब खोज हुआ, लेज़र का जब स्टडी किया गया तो इसमें कैंसर का भी उपचार मिला। उसके बाद जो गुर्दा होता है, गुर्दा में एंड जो पित्त के थैली में जो पथरी मिल रहा है उसका उपचार आसान हो गया यहाँ से, लेज़र के स्टडी से, ठीक है। उसके बाद में नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण हुआ। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण हुआ। उसके बाद नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ। तो ये आई थिंक आपको ये सारा का सारा जो भी पैटर्न यहाँ पे हमने दिखाया अभी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे हमारे लिए ये हमारा हेल्पफुल है, हम इनके लिए कैसे हेल्पफुल हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आई थिंक कि ये जितना भी आपको चैप्टर अभी मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये फिजिक्स का, भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, पूरा का पूरा वीडियो देखकर और इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को अच्छे से समझिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं वो आपको अच्छा से समझ में आए। और 11th क्लास का टोटल फिजिक्स आपको मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।